नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि शिवसेना की उनके थड़े को तीर कमान का चिन्ह छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद की वजह से मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन के दौरान शिंदे ने ये बात की। उन्होंने कहा कि हम शिव सृष्टि परियोजना के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह आज यहाँ हैं और आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि वो शिवाजी महाराज के परम भक्त हैं। उन्होंने मराठा शासकों और शिवाजी महाराज के बारे में बहुत अध्ययन किया है। वे एक पुस्तक भी लिख रही हैं जो जल्द ही प्रकाशित हो जाएगी। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना नाम और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान आवंटित किया है। इसके बाद से ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव बालासाहेब के नेता उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर जुबानी हमला किया है। इस पर पलटवार करते हुए शिंदे ने उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि शिवसेना की उनके धड़े को तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का फैसला सच्चाई की जीत है। आपको बताते चले कि इस दौरान इससे पहले शिंदे ने बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे कहा था कि वो हर कदम पर चट्टान की तरह उनके पीछे खड़े रहेंगे और शाह ने वही किया। उद्धव ठाकरे और शिंदे की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरीके से शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, उद्धव ठाकरे बौखलाए गए हैं और इसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना नाम और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान आवंटित कर दिया था। इसके बाद से ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब के नेता उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर हमले जारी रखे हैं और लगातार हमला किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना नाम आवंटित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इस दौरान एकनाथ शिंदे ने सपोर्ट करने की बात की है। उन्होंने कहा कि शाह द्वारा पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन के दौरान शिंदे ने ये बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि शिव सृष्टि परियोजना के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अमित शाह आज यहाँ पर हैं और कई लोग ये नहीं जानते कि शिवाजी महाराज के वो परम भक्त हैं। सीएम शिंदे ने इस दौरान अमित शाह की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, चट्टान की तरह उनका साथ देंगे और ऐसा ही अमित शाह ने किया। अमित शाह की जमकर तारीफ इस दौरान की है। वहीं आपको बताते चले कि शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह जब से आवंटित हुआ है तब से ही महाराष्ट्र की सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस दौरान बौखला गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि शिंदे ने इस दौरान अमित शाह की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है, उसी वजह से सच्चाई की ये जीत हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। दिल्ली में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर बदमाशों ने पथराव किया। पथराव के बाद ओवैसी के घर की खिड़कियां टूट गई। इस घटना की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। घर पर पथराव के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पथराव किया है। ये घटना अशोक रोड इलाके में शाम करीब 5:30 बजे हुई है। तो आपको बता दें कि ओवैसी के घर पर पथराव किया गया है और इस दौरान पुलिस में शिकायत ओवैसी ने की है। पुलिस ने इस मामले में
जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी के अशोक रोड पर स्थित सरकारी घर पर पथराव की ये घटना हुई। इससे कई खिड़कियां टूटी। इस बारे में ओवैसी ने एक शिकायत दर्ज कराई। एक एडिशनल डीसीपी ने उनके घर का मुआयना किया और इस घटना के बारे में सबूत इकट्ठा कर रही है। तो आपको ये भी बता दें कि शिकायत में आरोप इस दौरान ओवैसी ने लगाया है कि उनके घर पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया है। ये घटना अशोक रोड इलाके में एआईएमआईएम चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी के घर पर शाम करीब 5:30 बजे हुई है। घटना के संबंध में अज़दुद्दीन ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई से भी बात की है। उन्होंने कहा कि मैं रात जब 11:30 बजे अपने आवास पर पहुंचा, लौटने पर मैंने देखा कि खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और चारों ओर पत्थर पड़े हुए थे। मेरे घर पर काम करने वाले शख्स ने बताया कि बदमाशों के एक समूह ने शाम लगभग 5:30 बजे निवास पर पत्थर फेंके। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने यह भी कहा कि उनके आवास पर इस तरह का ये चौथा हमला है। उन्होंने कहा कि ये चौथी बार है जब इस तरह का हमला हुआ है। मेरे घर के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे हैं और उन तक पहुंचा जा सकता है। दोषियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संसद मार्ग पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें, ओवैसी राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत की। पुलिस को सूचना मिलने के बाद एक एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम उनका घर का मुआयना करने के लिए पहुंची और मौके से सबूत जुटाए। ओवैसी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी और अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बदमाशों के ग्रुप ने उनके घर पर पथराव किया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जानकारी जब वो घर पहुंचे तब उनके घरेलू एक नौकर ने दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 5:30 बजे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बिहार की राजधानी पटना में पार्किंग को लेकर शोहे विवाद ने भयानक झगड़े का रूप ले लिया, जिसके बाद 5 लोगों को गोली मार दी गई। इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पटना सिटी के जेठुली इलाके में पार्किंग को लेकर गोलीबारी होने के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और गाड़ियों में आग लगा दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाके में भारी फोर्स की तैनाती की गई है। इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों ने बताया कि जेठुली में उमेश राय नाम का एक दबंग व्यक्ति रहता है, जिसका काम लोगों की जमीन हड़प कर गलत तरीके से पैसा कमाना है। उसके कई राजनीतिक पार्टियों से भी अच्छे संबंध हैं। उसी से पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर झड़प हुई। मृतक के परिजनों का जहां पार्किंग स्थल है, वहीं पर उमेश राय अपने ट्रैक्टर से गिट्टी गिरा रहे थे, जिसके कारण पार्किंग स्थल का रास्ता ब्लॉक हो गया और गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोप है कि दबंग उमेश राय के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें 5 लोगों को गोली लग गई। गौतम नाम के युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हुए। घायल रोशन कुमार, नागेंद्र राय, चनारिक राय और मोनारिक राय को पहले एनएमसीएच लाया गया, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। पीएमसीएच में रोशन कुमार की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत चिंताजनक है। गोलीबारी के बाद पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और आरोपी उमेश राय, राम प्रवेश राय, बच्चा राय, रितेश राय, संजीत राय के घर पर धावा बोल दिया। भीड़ ने उनके घर, कम्युनिटी हॉल, घर की पार्किंग में खड़ी कारों में आग लगा दी। जब बवाल की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को रोकने की कोशिश की, तो भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित लोगों ने पटना फतुहा पुरानी बाईपास रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। आक्रोशित भीड़ किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और आरोपियों के पूरे परिवार को जिंदा जलाने की मांग कर रही थी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उमेश राय के परिवार की जान बचाई। हालांकि इस पूरे बवाल के दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी मौके से नदारद रहे।
चुनाव आयोग के शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को देने के फैसले के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर अब उद्धव ठाकरे ने 20 फरवरी यानी कि आज लगभग 1 बजे मुंबई के शिवसेना भवन में अहम बैठक बुलाई। बैठक में ठाकरे गुट के सभी विधायकों और नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। आज ही ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला है। बता दें कि जब से शिंदे गुट को चिन्ह मिला है और तीर कमान मिला है, तभी से ही उद्धव गुट काफी नाराज है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। इसी के चलते उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई है और सभी विधायक उनके उद्धव गुट के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में लगातार सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और राजनीतिक तेज हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे ने इसी के चलते एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उद्धव गुट के सभी विधायकों को बुलाया गया है और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाने की संभावना है और सुप्रीम कोर्ट में भी आज याचिका उद्धव ठाकरे करने वाली है। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज हुई है। संजय राउत ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पंचवटी पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत एनसी दर्ज किया है। दरअसल 19 फरवरी को संजय राउत ने दावा किया था कि शिवसेना पार्टी के नाम और निशान तीर धनुष को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। इससे पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े को असली शिवसेना बताया था और उसे तीर धनुष चुनाव निशान आवंटित किया था। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नेतृत्व वाले धड़े के विधायक सदा सर्वांकर ने राउत के दावे का खंडन किया और सवाल किया, क्या संजय राउत एक खजांची है? तो आपको बताते चले कि नासिक में राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पंचवटी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने आरोप लगाए थे शिंदे गुट पर। इसी के तहत पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत एनसी दर्ज किया है। 19 फरवरी को संजय राउत ने दावा किया था कि शिवसेना पार्टी के नाम और निशान तीर धनुष को खरीदने के लिए एक डील हुई है। 2000 करोड़ रुपए का ये सौदा हुआ। इससे पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े को असली शिवसेना बताया था और उसे तीर धनुष चुनाव निशान आवंटित किया था। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के विधायक सदा सर्वांकर ने राउत के दावे का खंडन किया और सवाल किया कि क्या संजय राउत खजांची हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बड़ा बवाल शुरू हुआ है। शिवाजी जयंती के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की तस्वीर के नीचे फेंका। वही लेफ्ट का दावा है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इस समय दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। अब ये बयान तो एबीवीपी ने जारी किया, लेकिन लेफ्ट ने भी अपनी तरफ से इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। लेफ्ट का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जमकर बवाल काटा और मारपीट की है। लेफ्ट ने कहा कि एबीवीपी एक बार फिर मारपीट पर उतर आया है। दर्शन सोलंकी के पिता के कहने पर कैंडल मार्च निकाला गया था। दर्शन सोलंकी जो कि बॉम्बे आईआईटी में पढ़ते थे, जातिवाद माहौल ने उसे मार दिया, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस शांति मार्च को भी पूरा नहीं होने दिया और इसे रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि शिवाजी जयंती कार्यक्रम में जेएनयू में हंगामे के मामले में एबीवीपी अब एफआईआर कराने जा रही है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले मौसम का जमकर आनंद लिया। उन्होंने इस दौरान स्नो बाइक चलाई और इस दौरान बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सैर कराई। यही नहीं, एक मौका ऐसा भी आया जब वो बहन के पीछे बैठे स्नो बाइक का लुफ्त उठाते हुए नजर आए। वैसे इससे पहले कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के ट्विटर हैंडल की ओर से राहुल का स्कीइंग गियर्स के साथ वाला एक फोटो भी शेयर किया गया था और लिखा गया था कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निगहत की जेल में मुलाकात का मामला सामने आने के बाद शासन ने जेलों में बंद टॉप 10 माफिया और अपराधियों की सूची तलब कर ली है। इन सभी की जेल मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। प्रमुख सचिव राजेश प्रताप सिंह के अनुसार सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने और मुख्यालय स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 30 जेलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और पहले से मौजूद कैमरों को अपग्रेड करने का कार्य शुरू हो चुका है। प्रमुख सचिव ने जेल मुख्यालय से उन उत्पादों की भी लिस्ट मांगी है जिनका उत्पादन जेलों में हो रहा है। इसके बाद एक योजना बनेगी ताकि कैदियों के स्किल डेवलपमेंट पर बेहतर काम किया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सके। तो आपको बता दें कि निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने की बात की जा रही है और साथ ही साथ अब 24 घंटे टॉप 10 माफियाओं की निगरानी की जाएगी। इसकी पूरी लिस्ट भेजी जाएगी। जेल मुख्यालय से 24 घंटे उन पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का एक मामला सामने आया है उसके बाद से जेलों में सख्त निगरानी बनाने की कवायद शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि अब जेल मुख्यालय से 24 घंटे माफियाओं पर नजर रखी जाएगी। निगरानी व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाए जाने की बात की जा रही है। भारी बारिश के बाद ब्राजील बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। दक्षिण पूर्व ब्राजील के तटीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ और भूस्खलन से कम 24 लोगों की मौत हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये संख्या अभी बढ़ सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन से ब्राजील की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य साओ पाउलो पूरी तरह प्रभावित है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण उत्तरी साओ पाउलो राज्य के कई शहरों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। हालांकि स्थिति सामान्य होने में अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साओ सेबास्टियाओ और बार्टिगोवा पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कार्निवाल फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण राहत और बचाव की टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी बहुत लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। तो आपको बताते चले कि दक्षिण पूर्व ब्राजील का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ के बाद से यहाँ पर काफी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड की धरती एक बार फिर हिली है। राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह करीब 4:49 पर आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई है। राहत की बात तो ये है कि इस भूकंप के किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड में हाल के दिनों में कई बार भूकंप आया जो चिंताजनक है। 19 फरवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में भी भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई थी। इसी दिन रात में करीब 12 बजे अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भूकंप आया। हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में तेज भूकंप आया है, जहां भारत में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। वहीं तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही मची है। भूकंप की वजह से 46,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अब तक
2,64,000 इमारतें तबाह हो गई हैं, तो वहीं हजारों लोग लापता हैं। धरती कई टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। धरती के नीचे लावा के तौर पर तरल पदार्थ है। ये प्लेट से लावा के बीच तैरती है। कई बार स्थानीय परिवर्तन या टकराने की वजह से प्लेट टूटने लगती है। धरती के अंदरूनी हलचल की वजह से भूकंप आता है। कुछ हिस्सों में ऐसी गतिविधियां बढ़ गई हैं, इससे भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है, जिससे नीचे प्लेट में भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। वही जगह भूकंप केंद्र होता है। रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप विनाशकारी हो सकता है। नोएडा एसटीएफ और गुलावटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1.25 लाख का नामी जुआ ढेर हो गया है। बता दें, गोंडा से 1 लाख व बुलंदशहर से 25,000 का इनामी डकैत साहब सिंह बताया जा रहा है। 2001 में गोंडा में डकैती के दौरान साहब सिंह ने 2 नवजात समेत 5 लोगों की हत्या कर दी थी। अलीगढ़ व बुलंदशहर में भी डकैती की वारदातों को अंजाम साहब सिंह दे चुका है। नोएडा एसटीएफ यूनिट और बुलंदशहर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। थाना गुलावटी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम से एक अपराधी की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि वो अपराधी मारा गया। इसकी शिनाख्त साहब सिंह के नाम पे हुई है, जो कि एक बावरिया है, और इसके ऊपर जनपद गोंडा से संबंधित एक मुकदमे में 1 लाख रुपए का इनाम तथा बुलंदशहर के एक मुकदमे में 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके ऊपर अब तक 6 मुकदमों की जानकारी मिली है, जिसमें डकैती और डकैती के दौरान हत्या जैसे गंभीर मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 जवान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।